तो मेरा सोच बना था कि उस क्षेत्र की महिलाएं नहीं पढ़ती है, छात्र छात्राएं नहीं पढ़ते हैं। तो अपने पिताजी से राय विचार किए, बड़े भाई कमल बाबू हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय, उसे राय विचार करके 78 में चंदा हाई स्कूल का हमने निर्माण कराया और 32 एकड़ जमीन देकर हम नवोदय विद्यालय खुलवाने का निर्माण किया भोंगा में। चुलमी पलमा में मैंने नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया, रोमी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया, बरही ब्लॉक में सूरजपुरा को मिडिल स्कूल करने का काम किया, कुरहा को मिडिल स्कूल करने का काम किया, अलौजा को मिडिल स्कूल करने का काम किया। उसके बाद हम संघर्ष की और संघर्ष के माध्यम से बड़े नेताओं को हम बर्दाश्त नहीं आए। पहला हम व्यक्ति हैं कि आत्मदाह करके समाने पुल जो झुमरा देख रहे उसको बनवाने का काम किए थे जी। उस टाइम बसु साहब यहाँ कमिश्नर थे, वो बोले थे मिट्टी तेल छुड़केगा जोल के मोर जाएगा। हमने बोले थे कमिश्नर साहब अब नौलखा चले जाओगे, तो बोला नहीं मानेगा, खतरनाक लगा है, पुल चाहिए कि मौत चाहिए? बोले पुल चाहिए। तो संघर्ष का गाथा यदि आपको हम सुनाएंगे तो 4-5 दिन गाथा लगेगा सुनाने में। नमस्कार, मैं आनंद आर्या, आप देख रहे हैं सफर नया भारत और सफर नया भारत के द्वारा संचालित संघर्ष की कहानी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे संघर्ष की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष करते हुए इतना बड़ा मुकाम तक पहुंच गया है, जिसको आप सुन करके और जान करके आप भी अपने जीवन में उसे उतार करके आप भी अपने जिंदगी को बड़ा कर सकते हैं। आप जिस मुकाम को सोच रखे हैं उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आज आप सभी को मिलाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य और बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बटेश्वर प्रसाद मेहता जी। सर, सबसे पहले सफर नया भारत के संघर्ष की कहानी एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले सफर नया भारत के तमाम टीमों को मैं अपना हार्दिक अभिवादन करते हैं कि जिन्होंने आज अपने चैनल के माध्यम से संघर्ष की कहानी की गाथा सुनाने का मुझे मौका आपने दिया है, इसलिए आपको मैं अपने ओर से धन्यवाद देता हूं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में किन किन मुश्किलों का सामना किए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ी बात है कि मेरा राजनीतिक प्रेरणा हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वर्गीय रामेश्वर महतो जी। देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला था कि संघर्ष करना ही जीवन में व्यक्ति की सफलता है, और मैं वही उद्देश्य लेके उन्हीं को मार्गदर्शन मानकर मैं संघर्ष शुरू किया और 81-82 में सेंट कोलंबस कॉलेज से ग्रेजुएशन प्राप्त कर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़ा। और मेरे एक मित्र थे 74 आंदोलन के अशोक गुप्ता जी, स्वर्गीय जो नहीं रहे, वो हमें राजनीति में प्रेरित किए और युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष 81 में मुझे बनाया गया इचाक प्रखंड युवा कांग्रेस का। तब से मैंने संघर्ष शुरू किया। मैं वैसे इलाके घुमा, पद यात्रा किया। एक दाढ़ी घाघर हमारे इचाक ब्लॉक में पड़ता है, दाढ़ी घाघर जी 10 किलोमीटर का हम लोगों ने पद यात्रा किया था अशोक गुप्ता जी के साथ युवा कांग्रेस में। और हमारे साथ उसमें मुंशी मांझी थे, आज भी मुंशी मांझी है सक्रिय रूप से अपने गांव में। और आजादी के 75वां वर्ष गांठ हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, लेकिन उस गांव में सुविधाएं से लोग वंचित थे। तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मैं तब से हर गांव में रोड, बिजली, पानी का संघर्ष करते रहा अनवरत। युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में फोकस किया जी। और जब इचाक प्रखंड था, मात्र एक रामगढ़ राजधानी का राज पड़ता था और कामाख्या नारायण जो राजा थे अपने नाम से एक स्कूल खोले थे, कामाख्या नारायण उच्च विद्यालय इचाक। हम अपना शिक्षा दीक्षा मैट्रिक हम लोग वही पास किए। तो मेरा सोच बना था कि उस क्षेत्र की महिलाएं नहीं पढ़ती है, छात्र छात्राएं नहीं पढ़ते हैं। तो अपने पिताजी से राय विचार किए, बड़े भाई कमल बाबू हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय, उसे राय विचार करके 78 में चंदा हाई स्कूल का हमने निर्माण कराया जी। और उसकी मान्यता 81-82 में बिहार सरकार जब था उससे मैंने मान्यता करवा।
और मान्यता करा करके आज मुझे इस बात का गर्व है, खुशी है कि चाक में शिक्षा का हब बन गया, शिक्षा का एक नई क्रांति आई है। हर घर में नौकरियां, हर समाज के लोग को नौकरियां मिल रही हैं। तो ये मेरा संघर्ष का शिक्षा के क्षेत्र में गाथा है। अब रहा कि आंदोलन, जैसे नवोदय विद्यालय बोंगा में 32 एकड़ जमीन देकर वहां के ग्रामीणों को मैंने प्रभावित किया और 32 एकड़ जमीन देकर हम नवोदय विद्यालय खुलवाने का निर्माण किया बोंगा में। हम तमाम वहां के वासियों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने जमीन दिया, दान दिया। आज हमारे क्षेत्र के लड़के लोग आईटीसीएन, एक से एक गरीब का बेटा पढ़ करके उच्च स्थान प्राप्त कर लिया जी। उसी तरीके से जो भी शिक्षा का क्षेत्र कहीं होता है वहां मैं जाता हूं, उनको मैं मदद करता हूं। हमारे यहाँ भी हजारीबाग में न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल एक हमारे भाई खोले हैं, उनका उद्घाटन मैं ही किया था। बहुत अच्छा स्कूल ऊंचाई छू लिया है। वैसे दर्जनों स्कूल, हाई स्कूल हमने खुलवाने का काम किया। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप राजनीति का क्षेत्र कब से ज्वाइन किए, कब आपको लगा कि राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए? और कहते हैं कि समाज में तभी परिवर्तन हो सकता है जब राजनीति में अच्छे लोग आ जाते हैं। अच्छे लोग आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि समाज का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अच्छे लोग गांव का, गरीब का विकास करते हैं। और किसी भी देश का विकास तभी हो पाता है जब गांवों का विकास होता है, गरीबों का विकास होता है। तो कैसे आपको लगा कि राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए? तो बताया ना आपको कि हम 81 ग्रेजुएशन करके निकले और 81 में हम इचाक प्रखंड के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद से ही आपको लग गया कि हम राजनीति में जाएंगे। राजनीति ही करके ही हम समाज को कुछ दे सकते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम 84 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री विदेश्वर दुबे थे जी, उस टाइम हजारीबाग एजुकेशन प्लानिंग कमेटी का मेंबर बने थे। अच्छा। वैसे सुदूर इलाके में जहां विद्यालय नहीं था वहां उत्क्रमित करने का विद्यालय हमने किया। प्राथमिक से मध्य विद्यालय, नया यूनिट खोलने का, प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया। आज हमारे बीच स्वर्गीय टेकलाल महतो जी नहीं रहे जी, वो कमेटी मेंबर नहीं थे। उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि बटेश्वर जी, कब मेरे बड़े भाई आप हैं, आपके यहाँ जो स्कूल होगा मैं खोलने का काम करूंगा। और उनका जुल्मी पलमा में मैंने नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया। रोमी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम किया, बरही ब्लॉक में। सूरजपुरा को मिडिल स्कूल करने का काम किया, कुरहा को मिडिल स्कूल करने का काम किया, अलौजा को मिडिल स्कूल करने का काम किया। उसके बाद हम संघर्ष की और संघर्ष के माध्यम से बड़े नेताओं को हम बर्दाश्त नहीं आए, तो मुझे संघर्ष में बड़े नेताओं के साथ भी संघर्ष करना पड़ा जी, जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए। और संघर्ष में मैं 95 में जब समता पार्टी बनी थी, नीतीश कुमार ने मुझे हजारीबाग जी, में हम समता पार्टी छोड़ दिए, समता पार्टी में हम शामिल हुए। और हजारीबाग में करीब जॉर्ज फर्नांडिस जो समाजवादी नेता थे उनके नेतृत्व में हमने समता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। और 95 हमने समता पार्टी से बरकट्टा विधानसभा का चुनाव लड़ा। सौभाग्य रहा कि मुझे उसके बाद से सीट गठबंधन में चला गया, सीट नहीं मिला, संघर्ष करते रहे। और फिर हम ला करके 14 में चुनाव लड़े बरकट्टा विधानसभा से, जनता दल यूनाइटेड से, तीर छाप से 18,500 वोट लाए। और वहां भारतीय जनता पार्टी के जो तत्कालीन विधायक था वो चुनाव हारा और कंगी छाप वहां चुनाव जीता जी। और इस बार संयोग से फिर हम समता पार्टी छोड़ दिए, जनता दल ही छोड़ दिए, जनता दल ही बन गया था जी, जनता दल। हाँ, तब छोड़ दिए हम और छोड़ के चले गए बाबूलाल मरांडी जी के साथ, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इस बार मैंने चुनाव लड़ा 19 में और लगभग 40,000 वोट हमने लाया जी। और जो उम्मीदवार उस टाइम थे जेवीएम से चुनाव जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ा। तो बरकट्टा का जो समस्या है आज भी संघर्ष कर रहे हैं और करते रहते हैं। पहला हम व्यक्ति हैं कि आत्मदाह करके समाने पुल जो झुमरा देख रहे उसको बनवाने का काम किए थे जी। उस टाइम बसु साहब यहाँ कमिश्नर थे, वो बोले थे मिट्टी तेल छुड़केगा जोड़ के मोर जाएगा। हमने बोले थे कमिश्नर साहब अब नौलखा चले जाओगे, तो बोला नहीं मानेगा, खतरनाक इलाका है, पुल चाहिए कि मौत चाहिए? बोले पुल चाहिए। मुझे समझौता किया, समझौता के बाद हमें टोपो डीएसपी तो हमको गिरफ्तार किए थे, लेकिन पुल आज बनकर तैयार है। फिर उस पुल में आप लोग को हम ले गए थे तो देखे सकरी पुल था, सब बना हुआ था, रोड बनकर चौड़ा हुआ पथ निर्माण से, और उसका भी हमने संघर्ष उठाया।
अब और चौड़ीकरण संघर्ष का के भी। माध्यम से 6.5 करोड़ का निविदा हो गया पुल का। तो इस तरीके से अनेकों उदाहरण है। आपको अब तिलैया डैम में ताला फैक्ट्री उसका आंदोलन के लिए बंद था, आज तक चालू नहीं हो पाया। डीवीसी में कई गांव विस्थापित है, आज तक उन लोगों को नौकरियां नहीं मिला है, उसका भी हमने संघर्ष किया। तो संघर्ष का गाथा यदि आपको हम सुनाएंगे तो 4-5 दिन गाथा लगेगा सुनाने में। सर लेकिन आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में जिस प्रकार से चुनाव भी लड़े, लेकिन क्या चीजें वहां पे रह गया जिसमें राजनीति में चुनाव जीतने में आप असफल हो गए, ये थोड़ा सा बताइए हमको। देखिए, अभी का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 2 चीज पर है। समाज में अच्छी व्यक्ति का जरूरत नहीं है, और चुनाव लड़ने के लिए अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक समाज का मूलचूल परिवर्तन नहीं हो होगा। और यही है कि अच्छे लोग को चुनाव जीतने में कठिनाई होती है। हमारे पास कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं थे, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं था, मैं किसान का बेटा था। हमारे परिवार में हमारे 2 पुत्र हैं, एक हमारी पुत्री है। हमने राजनीति यदि किया आज तक, तो आपको मैं बता दूं, अपने परिवार लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे परिवारों का जो संघर्ष है, हम परिवार को पहले अपने आदर्श मानते हैं। सभी लोगों ने तन मन धन से लगाकर मुझे राजनीतिक करा रहे हैं, और आज भी करा रहे हैं। और मैं वचन देता हूं समाज को और आपके माध्यम से कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, विधायक एमपी मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कभी बालिस्टर थे जी, लेकिन आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो काम किया था, आज हर नोट में 500 रुपये देखते हैं तो महात्मा गांधी देखते हैं। तो हम लोग को बोलते हैं, देश का महात्मा गांधी मत बनो, देश का सुभाष चंद्र मत बनो, देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल मत बनो, लेकिन गांव का सरदार वल्लभ भाई पटेल बनो। सर आधुनिक राजनीति जो है अभी का देखा जाए तो राजनीति में वैसे लोग शामिल हो रहे हैं जो या तो पैसे से सक्षम है, या फिर उनका पूर्वज, या फिर उनका जो आगे का जनरेशन है वो राजनीति में है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे परचम लहरा रहा है। तो क्या कहेंगे? अभी राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य था सेवा जी, समर्पण, वो भटक गया है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, सेवा वगैरह तो सिर्फ सेवा नाम का होता है। नाम का हो गया है। अपने पूंजी को बचाने के लिए, अपने आपराधिक चरित्र को बचाने के लिए लोग हर एक राजनीति में प्रवेश होते हैं। आज हालात देख रहे हैं। हम देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि ईडी के छापा पड़ रहा है, अच्छे अच्छे अफसर जेल जा रहे हैं, और एक दिन सच्चाई की जीत होगी और वैसे अफसर जेल के शिकंजे में रहेंगे, वैसे भ्रष्ट नेता जेल के शिकंजे में रहेंगे और अच्छे लोग सामने आएंगे, तभी समाज का विकास होगा। सर आप देखा जाता है कि आप हर परिस्थिति में लोगों के साथ रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, असहायों के साथ रहते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, और जहां भी आंदोलन होता है आप बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो ये एनर्जी आपके अंदर आता कहां से है समाज सेवा करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे इच्छा शक्ति तब प्रबल ईश्वर ने दिया है। जो आम गरीबों का मैं सेवा करता हूं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जो अनाथ हैं, मेरा बराबर रहता है शुरू से, बचपन से ही, कि वैसे लोगों में मदद करूं जहां तक मेरी शक्ति है। यदि अपने पास शक्ति है, दूसरे पास लेके भी हम मदद करते हैं, और वह ऊर्जा उन लोग का ऊर्जा मिलता है, ईश्वरीय ऊर्जा, और जो वो ऊर्जा मिलता है, वह ऊर्जा के बदौलत ही आज हम जीवित हैं और संघर्षशील हैं और संघर्ष कर रहे हैं। सर इतना बड़ा आपका संघर्ष रहा है, हर परिस्थिति में आप अपने आप को मजबूत बना करके रखते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आधुनिक राजनीति में युवा वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं, क्या उनको वाकई में अभी युवा वर्ग में ही राजनीति में आना चाहिए या फिर कुछ दिन के बाद उन्हें आना चाहिए? देखिए, हम तो सजेस्ट करेंगे युवा भाइयों को। जी, मैं अभी का जो परिस्थिति है, युवा भाई लोग अपना रुपया कमा लें, परिवार को खुशहाल बना लें, तब राजनीति में आवे। अब राजनीति पार्ट टाइमर हो गया जी, अब राजनीति फुल टाइमर नहीं था। एक समय राजनीति थी फुल टाइमर, जिन्होंने लाखों लाख लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया, देश को आजाद कराया, उस समय राजनीतिक थी। लेकिन अब राजनीति मेवा पाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए हम कहेंगे छात्र को कि अपने अधिकार के लिए सजग रहिए, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद राजनीति में मत कीजिए। अब अपने आप को मजबूत होकर, पार्ट टाइमर होकर के, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के रूप आने के बाद ही आप राजनीति में आइए, तब आपको फायदा मिलेगा।
सर आप हमको कोई ऐसा घटना बताना चाहेंगे अपने जिंदगी से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, जब आपको लगा होगी कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या? देखिए, हमको तो ऐसा कभी नहीं हुआ जीवन। हमको इतना सपोर्ट ही मिला है परिवार से और जनता से जी। जो हम घबराते नहीं। हम वह व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हम पढ़ने में कमजोर जरूर थे लेकिन संघर्षशील थे। तो मेरे पिताजी ने जंगल ठेका ले दिए थे, सरकारी जंगल महकोल बिहारी में, और उस जंगल में जाकर लकड़ी कटवाने के लिए जंगल में सोना पड़ा था। और उस समय हमें नाग सांप आकर के जंगल में दिखाई पड़ा तो मैंने जंगल छोड़ दिया। उस टाइम ही नहीं घबराया। तो मैं संघर्ष पढ़ने टाइम से ही कर रहा हूं। और अभी भी आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, इस एज में भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? आप समाज में क्या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं समाज में परिवर्तन कि जो आए वाले हमारे महापुरुष हैं और जो महापुरुष ने संघर्ष किया, जिसका इतिहास बना, हर एक व्यक्ति इतिहास बनाओ। और जब एक प्रेरणा लेके आप चलिएगा, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, तो आपको महसूस नहीं होगा कि हम कमजोर हैं। लेकिन यदि ये होगा कि हमें अरबों खरबों रुपया मिले और नहीं मिलेगा, तब आप कमजोर होइएगा। इसलिए हम लोग को आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप तमाम लोग अपने बल पर इतिहास लिखने का काम करें। और कोई भी व्यक्ति जो आगे बढ़ा है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा है, हम शुभकामना आप लोग देते हैं कि प्रेस के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो, सब समाज का अंग है जी। जो हम लोग बोलते हैं आप दिखाते हैं, इसलिए कि आप जागरूक कर रहे हैं आने वाले समाज को कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, पहले कोई टीवी मीडिया का हाल जानता नहीं था, एक रेडियो रहता था जी। और रेडियो से लोग सुनते थे। और पूरा परिवार, मुझे इस बात का गर्व है, पूरा परिवार मेरा स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई में अपनी जान गंवाई है। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे नाना सोना महतो स्वतंत्रता सेनानी के अग्रणी सिपाही, मेरे बड़े भाई कमल बाबू के ससुर शंभू महतो बरही के 1 नंबर स्वतंत्रता सेनानी बोर्ड में नाम लिखा हुआ है। हमारे बहन के ससुर कोडरमा जिला डोबचाच तालेबर महतो, वह 1 नंबर स्वतंत्रता सेनानी। हमारे बहन के ससुर ललधारी सुखियार सिजुआ स्वतंत्रता सेनानी। यह पूरे परिवार में देश की जज्बा और देश हित में काम करने का मुझे बचपन से ही प्यार और सम्मान मिला है और आदर्श मिला है। इस आदर्श के रूप हम समाज का में नए परिवर्तन लाने का, नए लहर लाने का हम सोच बनाए हुए और यही सोच के तहत हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी आपका प्रयास जारी है, आप जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस बार भी जो चुनाव होने वाला है उसमें भी आपका भागीदारी रहेगा कि नहीं? मेरी भागीदारी बहुत मजबूती से रहेगी। अपने राष्ट्रीय नेताओं को अपना हम संदेश दे चुके हैं और सत्ता में रहेंगे तभी लोग को हम मदद कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं जी। तो अब जनता के ऊपर हम छोड़ दिए हैं और जनता सब मालिक है जी। और जनता देखती है कि कौन क्या कर रहा है। कहने से काम नहीं होता है। आज के लोग जो हैं कहते हैं खुद को समाज सेवी, लेकिन समाज को सेवा करने वाले को ही समाज सेवी कहा जाता है, सिर्फ नाम करने वाले को समाज सेवी नहीं कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य भी हैं और इस बार आपका जो लहर है वो बहुत तेज है, तो क्या कहना चाहेंगे सारे लोगों से? हम कहना चाहेंगे कि देश को खुशहाल रखिए, अच्छे व्यक्तित्व वाले को चुनिए जो समाज का विकास हो और देश में पूरे जो देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हर के जन जन में है, हर के दिमाग में है और आने वाला 24 भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा, झारखंड में भी बजेगा। जनता परेशान है, विधि व्यवस्था चौपट है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई काबू पाने वाला नहीं है। ऐसे में समाज के लोग को आगे आने वाला है और सरकार वैसे लोगों को कुचलना चाहती है और जितना समाज को कुचलेगा उतना समाज में उत्तेजित होगा और नया समाज का निर्माण होगा।
सर, आप कहीं भी कोई भी बात जो होता है, आंदोलन होता है, उसमें अपना बात जो है बेबाकी से रखते हैं, निडर होकर के रखते हैं, तो ये चीजें आपके अंदर कैसे डेवलप हुआ? आपको हमने बताया ना कि देश में जिस परिवार ने पूरे समाज के लिए अपने परिवार को खो दिया, उस परिवार का मैं सुपुत्र हूं और एक एक रग, एक एक खून मेरे दिमाग में दौड़ते रहता है कि देशवासी मेरे खुशहाल रहे, तब मैं खुशहाल रहूंगा। इसके लिए मैं संघर्ष करता हूं। अच्छा, कोई ऐसा वाक्य बताना चाहेंगे आप अपने जीवन का, ताकि उससे लोग संघर्ष की कहानी के माध्यम से जान सके कि यदि उस प्रकार का घटना हमारे साथ भी हो तो हम भी अपने लाइफ में उस मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते हुए चले जाएं, उस समय टूटे नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब बड़ी कोई समस्या आपके पास आ जाए जी, तो आपको धैर्य खोना नहीं चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। और व्यक्ति को जब तक सामने परिस्थितियां नहीं आएगी तब तक आप पे भी सुधार नहीं होगा और उससे समस्याएं से लोग मजबूत होते हैं, समाज भी सुदृढ़ होगा और आत्मबल बढ़ेगा। आज मुझे इस बात का गर्व है कि हर घर में बेटियां ही नौकरियां कर रही है। जी, मैंने शुरू किया था, भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का कोई जानता नहीं था इस क्षेत्र में। आज झारखंड सरकार ने हेमंत सोरेन को मजबूर होकर यह योजना चलाना पड़ा, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में। जी, तो सावित्रीबाई के फुले के संघर्ष को हम नहीं पढ़ते तो आज ये बात को हम नहीं उठाते। और मैंने पाला कि हर स्कूलों में सावित्रीबाई फुले का फोटो देख करके हम लोगों को आकर्षित किया। बहुत लोग नहीं जानते थे, बहुत को हमने सवाल किया। आपके नजर में सर अभी झारखंड का विकास किस प्रकार का है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अभी तो झारखंड का विकास केवल सिर्फ अपना विकास हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, सब जेल जा रहे हैं, लुटा रहे हैं। और झारखंड के विकास के लिए तभी होगा युवा को ईमानदार होकर आगे आना होगा और निष्पक्ष रूप से संघर्ष करना होगा, तभी इस राज्य का विकास होगा। आप समाज में क्या चीजें परिवर्तन चाहते हैं? हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं कि हर व्यक्ति के हर घर में नौकरी हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति के घर में एक एक IAS बने, BDO बने, डॉक्टर बने। ये मेरी सोच है। लेकिन वो हो कैसे पाएगा सर? वो होना शुरू हो गया है, क्रांति आ गई। आप देख रहे हैं कि मजदूर का बेटी, पनेरी की बेटी DSP बन गई लखनऊ में। जी, ये परिवर्तन का ही लहर है। ये उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जी, गरीब का बेटा DSP बन रहा है। पहले DSP गांव मतलब देखने लोग जाता था। जी, आज मुझे गर्व इस बात का है कि चाक ऐसा छोटा जगह में 30 दरोगा बने। कहां से आया ये परिवर्तन? जब शुरू नहीं करते, शिक्षा का परिवर्तन नहीं लाते, ये काम नहीं होता। आपके अंदर वो जोश भरा हुआ है, वो जुनून भरा हुआ है, वो शक्ति भरा हुआ है समाज में परिवर्तन लाने का। आप हमेशा चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, किसानों का भला हो, छात्र जो लगातार आंदोलन करते हैं उनके भी हित में कोई काम हो, लेकिन ये सारा कुछ हो नहीं पाता है। नहीं होने के पीछे की सिस्टम से हम आंदोलन नहीं कर रहे और सरकार में इसकी मंशा ही नहीं है सरकार जी, या सरकार केवल अपने गद्दी बचाने में लगी हुई है। और खास करके जो गठबंधन है, इस गठबंधन के लोग आने वाला समय में जिस तरीके से ईडी का छापा पड़ रहा है, अभी देखिए छवि रंजन का जमीन का कितना घोटाला निकला जी, DC का, जिसका जमीन पा रहा है लूट रहा है अफसर लोग, कर्मचारी लोग। तो पाप का घड़ा फूटता है। अब इस राज्य का पाप का घड़ा फूट रहा है और घड़ा फूटेगा पाप का तो लोग बर्बाद होंगे। जो गलत करेगा वो जाएगा ही। आप अपना जिंदगी का खुशी का पल बताइए, कोई ऐसा पल जब आपको सबसे ज्यादा खुशी हुआ हो। देखिए, सबसे मुझे खुशी इस बार हुई जब मैं, हमारे एक चाचा थे जी, नहीं रहे, स्वर्गीय जलाल महतो जी, वो बोलते थे कि अरे इस घर में बेटा सबसे बदमाश सही निकलेगा। आपके बारे में? हमारे बारे में। तो मैंने सोचा था भाई कुछ तो गलत करता नहीं हूं, तो मेरे चाचा जी ऐसा क्यों बोलते हैं। जी, लेकिन चाचा जी के 6 महीना मरने के पहले, 6 महीना पहले बुलाए सबको, पूरे परिवार के लोगों को, देखो बाबू ये आदमी यही घर और खानदान को ऊंचा करेगा ना। उस टाइम वो बहुत खुशी लगी।
कि चाचा का वाक्य सुन के जिस बेटा को लोग नालायक कहता था, जी उस वही कह बेटा रहा है को आज वही चाचा कह रहा है, इस घर का, इस खानदान का, क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, और मैं आज रोशन कर रहा हूं, मुझे इस बात का गर्व है। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि कोई ऐसा वाक्य बताइए जब आपको लगा हो कि इससे दुख ज्यादा हमारी जिंदगी में नहीं हुआ हो। देखिए, दुख तो आते जाते रहता है, और दुख को मैं एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं, और दुख प्रेरणा के रूप में आप नहीं लीजिएगा तो बहुत कष्ट होगा जी। और इसको मैं प्रेरणा से हंसते हंसते स्वीकार करता हूं। दुख से मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आया। विकट परिस्थिति में लोग के जीवन में कहते हैं कि सफर जब शुरू करते हैं किसी मंजिल तक जाने के लिए, तो उन्हें कई प्रकार के कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस समय लोग क्या करें, ये आप बताइए, क्योंकि आपके भी जीवन में बहुत सारा समस्या था। हमारे पास समस्या ही समस्या रहा जी। हम आपको देंगे तो पहले हंसीएगा। हम वैसे छात्र नेता या राजनीतिज्ञ हैं जी। जो पत्रकार बंधुओं ने मुझे 100, 200, 500 रुपए सेव करता, तेल नहीं, गाड़ी तेल भराता था स्कूटी मोटरसाइकिल में। और उस टाइम हम BHB 2983 से हंटरगंज, चतरा, प्रतापपुर, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा में मोटरसाइकिल से दौरा करता था। वो हमें जज्बा था, जज्बा में मुझे कमी नहीं है, और ये प्रेरणा मिला है लोगों से, महापुरुष के आदर्शों से। और मैं कभी अपने आप को बड़ा व्यक्ति नहीं पूछता हूं जी। मुझे आज भी पैदल चलना पड़े, पैदल चलते हैं, टेम्पू पर चलना पड़ता है, टेम्पू पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर चलना, मोटरसाइकिल पर चलते हैं। मैं बराबर अपने को सादा जीवन, उच्च विचार लेकर, अपने जो पिताजी का हमारे आदर्श थे, रामेश्वर महतो जी का, जिनको उर्फ गांधी जी बोलते थे, उनके आदर्शों को आज भी मैं अपने जीवन में अभी साथ करने के लिए तत्पर रहता हूं। चलिए, तो यहां से आपने देखा कि संघर्ष की कहानी जो सफर नया भारत के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आज इस संघर्ष की कहानी से आप सीख सकते हैं कि कई प्रकार के मुश्किलें जो हमारे जिंदगी में आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हमारे पास धैर्य है, यदि हमारे पास उसे लड़ने की शक्ति है, यदि हमारा जोश और हौसला बड़ा है, तो हम उस मुश्किलों को भी तोड़ देंगे। दशरथ मांझी बन करके, चाहे मुश्किल पहाड़ जैसा क्यों ना हो, उसको भी तोड़ करके आगे बढ़ लेंगे। ये चीजें आज आप सीख सकें भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य और बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बटेश्वर प्रसाद मेहता से। आप देख रहे थे संघर्ष की कहानी। मैं हूं आनंद आर्या। जय हिंद, वंदे मातरम।